बिजनेस लॉ की आपकी जो बुक चल रही थी उसमें 13 टॉपिक आपका है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इसमें हमने लास्ट क्लास में क्लियर कर लिया था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या हैं। जो भी कंपनी चेक इशू करती है, प्रॉमिसरी नोट या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज, आपने कोई भी सामान ले लिया, बिल ऑफ एक्सचेंज आपने पैसा नहीं दिया, आपके लिए कोई बैंक पैसे दे रहे हैं, उसको बिल ऑफ एक्सचेंज बोले जाएंगे या फिर डिस्काउंटिंग और बिल भी बोल सकते हैं। तो इनमें यही टॉपिक इन्होंने आगे बढ़ाया है चेक के बेस पे। सबसे पहले हमारे पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में आ रहा है मीनिंग ऑफ होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर डिफरेंस भी साथ में आगे दिखाया गया। पहले तो बात करते हैं भी होल्डर कौन होते हैं। होल्डर होते हैं पेई ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। पेई समझ लो, हमने कल जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था उसमें 3% की बात की थी, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं मेकर, यही पर्सन होता है बनाने वाला। एक होता है ड्रॉई, जिसके फेवर में बनाया गया, हम ऐसा बोल सकते हैं भी कस्टमर भी हो सकते हैं, या जिसके फेवर में बनाया हुआ भी पर्सन भी हो सकता है जिसके लिए आपने बनाया होगा। एक होता है पेई। पेई होता है भी वो पैसे कहाँ से निकलने वाले हैं। चेक के केस में आएगा वो होता है कि बैंक। ठीक है जी। होल्डर पर्सन कौन होंगे, जब भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात की जाएगी जिसके जरिए वो चेक पास होना है। मतलब कि आपने किसी को चेक इशू कर दिया, चेक मैंने बनाया दे दिया हरिओम को, मैं ड्रॉयर हो गया, हरिओम ड्रॉई हो गया, तो जो चेक किसी बैंक का है वो पेई माना जाएगा। पेई जो पर्सन होता है कौन होता है, होल्डर ऑफ द चेक होता है, कि जो बंदा चेक पास करवाएगा, मीन्स पेमेंट कहाँ से आएगी, वो होता है पेई। उसको हम होल्डर भी बोल सकते हैं। आपके पास लिखा भी हुआ है होल्डर रेफर टू द पेई ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हु इज इन द पोसेशन ऑफ इट। जिसके हक में वो चेक होता है, मतलब जिसके पास आपके पैसे पड़े होते हैं वही आपका होल्डर माना जाता है। फिर आता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर ऑफ ड्यू कोर्स होता है भी जिसके फेवर में चेक बनाया जाता है। अगर ड्रॉयर पर्सन ने कोई चेक बनाया, किसके फेवर में बनाया है, ड्रॉई, तो ये होल्डर इन ड्यू कोर्स है। जब तक इसकी सहमति नहीं होगी तब तक वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पास ही नहीं होता। होल्डर इन ड्यू कोर्स समझ गए, कौन पर्सन होगा जिसके फेवर में वो चेक बनाया गया। आपके पास आगे दोनों में डिफरेंस भी क्लियर किया है, दोनों का डिफरेंस मैंने मीनिंग क्लियर कर दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कंसिडरेशन। होल्डर की कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं होती। आपने किसी को चेक इशू करना है, बैंक वाले से पूछ के नहीं चेक इशू करते कि मैं चेक इशू करूं या ना करूं। बैंकर का क्या मतलब, उन्होंने तो आपको चेक बुक दे दी, जब मर्जी इशू करके दे दो, आप भेजोगे तो वो पास कर देंगे। लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स में कंसिडरेशन सहमति जरूरी होती है। जिसके फेवर में आप चेक बनाने जा रहे हो, मान लो मैं चेक बनाने जा रहा हूँ होल्डर इन ड्यू कोर्स हरिओम में, तो मैं इससे पूछूंगा कि मैं तेरे नाम पे इतने का अमाउंट को चेक बना दूं, अगर तुम्हारा सेटलमेंट हो गया तो आप चेक बना सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद राइट टू सू। होल्डर जो पर्सन है किसी भी पार्टी के ऊपर केस नहीं कर सकता। मान लो मेरा बैंक है, आपने किसी को चेक दिया, जिस मर्जी को चेक दो, मैं आपके ऊपर कोई केस नहीं कर सकता। मैं बोलूँगा कि आपने चेक मेरे से पूछे बिना बना दिया, कोई मतलब नहीं है। बैंक अकाउंट का मतलब क्या होता है कि मेरे पास आपने बैंक अकाउंट खोला, पैसे मेरे पास आपने सेव किए हैं, जब आपकी डिमांड होगी मैं आपको दे दूंगा। तो मैंने आपको चेक बुक दे दी पैसे निकालने के लिए, आप जिस मर्जी को दे दीजिए, मैं इसके ऊपर कोई केस नहीं कर सकता। ए होल्डर इन ड्यू कोर्स कैन सू ऑल दी प्रायर पार्टीज। होल्डर इन ड्यू कोर्स जैसे जिसके फेवर में चेक बनाया गया, वो जो है जिसने चेक बनाया है उसके ऊपर केस कर सकता है। बैंक के ऊपर भी कर सकता है। अगर बैंक कोई जानबूझ के मिस रिप्रेजेंटेशन कर दे या फिर गलत काम कर दे या चेक किसी और का किसी खाते में डाल दे, तो बैंक के ऊपर आप केस कर सकते हो कि मेरा पैसा कैसे किसी के खाते में चला गया, आपने क्यों नहीं चेक किया, सारा कुछ ये चीजें भी हो सकती है। पॉइंट क्लियर जी। उसके बाद गुड फेथ। गुड फेथ का द इंस्ट्रूमेंट मे और नॉट बी ऑब्टेन इन गुड फेथ। जो आप किसी को चेक इशू करोगे, पेई का कोई मतलब नहीं बनता। आपका अच्छा विश्वास है या नहीं है बैंक में, आपने चेक इशू करना, चेक पास कर ही देगा बैंक। लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स में क्या है, जिसके फेवर में चेक बनाया गया उससे गुड फेथ लेना जरूरी होता है। मीन्स विश्वास है तभी उसके फेवर में आपने चेक बनाया, ऐसे तो नहीं बना के दे सकते किसी को भी वही चेक। फिर आते हैं प्रिविलेजेस। देर आर कंपैरेटिवली लेस प्रिविलेजेस, देर आर कंपैरेटिवली प्रिविलेजेस। इसमें क्या था भी बैंक को कोई सफर नहीं करना पड़ता। प्रिविलेजेस मीन्स जिसके फेवर में चेक बनाया गया उसको सफर करना पड़ सकता है। मीन्स पेमेंट आप लेट भी दे सकते हो, पहले भी दे सकते हो। उसके बाद मेच्योरिटी। जो बैंक होल्डर है, ए पर्सन कैन बिकम होल्डर बिफोर आफ्टर मेच्योरिटी ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। जो बैंक आपको पैसे देने वाला है उसका वो होल्डर बन सकता है। होल्डर ड्यूरिंग केस जब आपने चेक किसी को इशू किया, उसमें 3 महीने की तारीख है, 3 महीने में तो चेक मैच्योर हो जाएगा। तो मैच्योर चेक कहीं भी नहीं चलने वाला। अगर बैंक के पास गया तो बैंक अपने पास रख लेगा, ना तो आपको पैसे ट्रांसफर करेगा ना आपके खाते से पैसे निकलेंगे। लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है, अगर चेक की मैच्योरिटी खत्म हो जाए तो वो अपने पास कहता होल्डर वो बन सकता है, क्योंकि वो
अपने पास रखेगा उसका केस लगा सकता है कंपनी के ऊपर कि इन्होंने मुझे चेक इशू किया था, मेरे को चेक के पैसे नहीं मिले, चेक तारीख जो डाल दी उस तारीख तक वो चेक लगना ही था, तब तक मतलब वो खत्म हो चुका है चेक। कई बार ऐसा होता है ना, भाई बंदा चेक लेके भूल गया, लगाना ही भूल गया बैंक में, तो आप कंपनी को बोल सकते हो कि मेरे पास ये चेक है, आपने इशू किया था, अभी आपके खाते से पैसे नहीं निकले तो आप मुझे दे सकते हैं। मीन्स होल्डर इन ड्यू केयर्स में होल्डर पर्सन बन सकता है, चेक अपने पास रख सकता है। उसके बाद इसेंशियल टू बिकम होल्डर इन ड्यू कोर्स, अगर कोई पर्सन होल्डर इन ड्यू कोर्स बनना चाहता है, मतलब कि ये ड्रॉई पर्सन बनना चाहता है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरी होगी। सबसे पहले इनएचोटेड स्टैम्प इंस्ट्रूमेंट्स, कौन बन सकता है अभी, अगर आपके पास चेक जो है स्टैम्प किया हुआ आपके पास आ गया है तो आप होल्डर इन ड्यू कोर्स बन सकते हैं। कई बार बंदा खुद भी बन सकता है, मान लो मैंने अपना चेक है उसके ऊपर स्टैम्प लगाई, साइन किए, बैंक से पैसा निकलवाने चला गया, तो भी मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स भी बन सकता हूँ। मतलब जो मेकर पर्सन है वो भी बन सकता है अगर वो खुद बैंक से पैसे निकालने जा रहा है। अगर किसी के फेवर में बनाने जा रहे हो तो आप स्टैम्प साइन करके बनोगे तो होल्डर इन ड्यू कोर्स आप भी बन जाओगे। उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ड्रॉन इन दी फिक्सियस नेम, जब आपने चेक बनाया और किसी के नाम के अकॉर्डिंग आपने चेक बना दिया, मीन्स किसी भी पर्सन के नाम के ऊपर चेक आपने बना दिया, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स वो बन जाता है जिसका नाम ऊपर लिख दिया गया। मान लो मैं चेक बना दूं आप में से किसी के नाम का, तो आप होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑटो मोड पे बन जाएंगे। मैं अपने नाम का बना लूंगा तो मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स खुद बन जाऊंगा। इंस्ट्रूमेंट्स ऑब्टेन्ड बाय द अनलॉफुल मीन्स फॉर अनलॉफुल कंसिडरेशन, इंस्ट्रूमेंट्स आपको जो भी ये प्रोमिसी नोट हो गया या फिर आपका चेक हो गया, आप बिना कोई अनलॉफुल मीन्स, उसमें कोई कानून की जरूरत नहीं है, कोई कानून की कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है, आप बन जाते हैं। आपने किसी को चेक इशू कर दिया, गवर्नमेंट उससे आपको मना नहीं करती, लेकिन गवर्नमेंट के पास बैंकों में ट्रांजेक्शन की इन्फॉर्मेशन होती है, किसी ने कितने पैसे निकलवाए, जमा किए। उसके बाद स्टॉपल अगेंस्ट डिनाइंग ओरिजिनल वैलिडिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, अगर आप चेक को रोक देते हैं, मना कर देते हैं, या फिर जिसके फेवर में चेक इशू किया, मैंने चेक बना के हरिओम के नाम का इशू कर दिया, हरिओम मना कर दे भी चेक उसने लेना नहीं है, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन बन जाएगा, मैं बन जाऊंगा, क्योंकि चेक मेरे पास वापस आ जाएगा। स्टॉपल अगेंस्ट डिनाइंग एक्सेप्टी ऑफ द पे टू द इंडोर्सी, अगर हम उसमें इंडोर्समेंट ही नहीं करते, कई बार ऐसा होता है कि बैंक को मैं स्पेशली एक लेटर लिख के दे दूं चेक के पीछे, कई बार ऐसा होता है कि चेक आपने बना दिया और चेक बना दिया उसके ऊपर आपने किसी के बंदे का नाम नहीं लिखा, यूर सेल्फ लिख के दे दिया। कई बार किसी को चेक में हमने ट्रांसफर करने होते हैं बैंक से पैसे, बैंक से कभी भी किसी को बंदे को ट्रांसफर करने होंगे तो हमें उस बंदे की डिटेल देनी पड़ती है, तो मतलब कि हम चेक के पीछे या फिर अलग से पेपर के ऊपर एक इंडोर्समेंट करके देते हैं। इंडोर्समेंट में होता है जिस बंदे के फेवर में आप पैसे डालना चाहते हो, चेक के ऊपर उसका नाम नहीं लिखा जाता। अगर वही इंडोर्सी पर्सन ही लेने से मना कर दे तो भी होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन हो जाएगा, मैं ही हो जाऊंगा। फिर हमारे पास आता है भी इंडोर्समेंट में भी इंडोर्समेंट ना क्लियर हो तो ये भी क्वेश्चन आपके पास आएगा। इंडोर्समेंट क्या होती है, जब हम रिटर्न ऑन द बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के पीछे आप रिटर्न में लिख के देते हो कि पैसे किसके फेवर में करने हैं, तो उसको हम लोग इंडोर्समेंट बोलते हैं। मैंने चेक इशू कर दिया, चेक पे साइन कर दिए, अमाउंट लिख दी, वर्ड्स में भी अमाउंट लिख दी, चेक को क्रॉस भी कर दिया कि उसी के खाते में जाना चाहिए, और ऊपर मैं लिख दूं कि यूर सेल्फ, क्योंकि मोस्टली बैंक ऊपर यूर सेल्फ ही लिखवाते हैं। कुछ ही बैंक होते हैं कि ऊपर नाम लिखवा लेते हैं कंपनी का, अगर कंपनी का नाम लिख दिया फिर तो पता ही है कि कंपनी के पास ही जाना है। अगर पीछे आपने उस कंपनी का अकाउंट नंबर भी लिख दिया, उसका अकाउंट बैंक अकाउंट नंबर भी लिख दिया, प्लस उसके बैंक का IFSC कोड भी लिख दिया, उसकी ब्रांच का एड्रेस भी लिख दिया, तो उसको बोलते हैं प्रॉपर इंडोर्समेंट, कि आप चाहते हैं कि जो आपने जितनी अमाउंट का चेक इशू किया है पेई बैंक जो है उसी बंदे के खाते में डाले जिसका मैंने पीछे डिटेल लिख के दिया है। अगर इंडोर्समेंट नहीं लिख के दी होती, अगर सेल्फ का चेक है तो कोई भी जाके निकलवा लेगा, जिस बंदे का नाम लिखा हुआ है तो बंदा अपने बैंक में लगाएगा। मतलब अगर पीछे चेक के पीछे इंडोर्समेंट करोगे तो ये कंडीशन हो जाती है कि जो पेई बैंक है उसकी जिम्मेवारी बन जाती है कि वो पैसे ट्रांसफर करेगा दूसरे बंदे के खाते में। तो मतलब अगर नहीं लिखा हो तो केस नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। मान लो मैंने चेक आपको इशू कर दिया आपके नाम का, आप क्या करेंगे, मेरा बैंक है बैंक ऑफ इंडिया, आपका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो आप क्या करेंगे, आप मेरे से जो चेक लेके गए हैं, मैंने आपको बैंक ऑफ इंडिया का चेक दिया, आप मेरे बैंक में नहीं जाएंगे, आप अपने बैंक में जाएंगे, अपना अकाउंट नंबर पीछे लिख के अपने बैंक में आप चेक रख देंगे। आपके बैंक की जिम्मेवारी होगी कि वो सारे पैसे मेरे बैंक से अपने आप निकलवाएगा विद इन 1 डे या 2 डेज के अंदर। अगर मैं आपको चेक इशू कर दूं, आपका नाम भी लिख के दे दूं और पीछे लिख दूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये अकाउंट नंबर, ये IFSC कोड और ये ब्रांच है, तो आप क्या करेंगे, मेरे बैंक में जाएंगे, फिर बैंक ऑफ इंडिया में मैंने इंडोर्समेंट करके दिया है कि पैसे अभी ट्रांसफर कर दिए जाएं, ये चेक अपने खाते में नहीं लगाएगी, मेरी लड़की खुद मेरे खाते से निकलवा लेगी, पैसे अपने खाते में डलवा लेगी, तो उसको बोलते हैं इंडोर्समेंट। मीन्स आप अपने बैंक को ही जिम्मेवारी दे देते हो कि आपके पैसे वो ट्रांसफर करेगा। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर हो गया। इंडोर्समेंट में ये हमेशा चेक के साथ
चेक के पीछे लिखा जाएगा, या फिर कोई अलग से पेपर भी लगा के स्टैम्प साइन करके भी आप बैंक को दे सकते हो कि ये चेक जो इस तरीके से इस पार्टी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। इंडोर्समेंट जब भी की जाएगी, इंडोर्समेंट कहता ऑन दी बैक और फेस, इंडोर्समेंट बैक पे या फिर चेक के ऊपर भी आप इंडोर्समेंट कर सकते हो। इंडोर्समेंट का मतलब चेक के ऊपर मैंने कंपनी का नाम लिख दिया तो इंडोर्समेंट हो जाती है कि इस बंदे के खाते में ही पैसे जाने चाहिए। उसके ऊपर मस्ट बी ड्यूली साइंड। आप अगर इंडोर्समेंट पीछे करके दे रहे हो तो पीछे साइन करना भी जरूरी है, अगर अलग से पेपर के ऊपर करके दे रहे हो तो अलग से ऊपर भी साइन करना होगा, तो चेक के ऊपर तो साइन होंगे ही होंगे। इट मस्ट बी मेड बाय द मेकर और होल्डर। जो भी इंडोर्समेंट है किसके द्वारा बनाई जाएगी, जो बंदा चेक बनाने वाला है या फिर जो होल्डर कौन होगा, बैंक, ये भी इंडोर्समेंट बना सकता है और आपसे साइन करवा सकता है। इट मस्ट बी फॉर एंटायर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये जब भी बनाया जाएगा इंडोर्समेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए ही बनाई जाती है। उसके बाद देयर इज नो स्पेसिफिक फॉर्म फॉर वर्ड नेसेसरी फॉर इंडोर्समेंट। इसमें कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं बने हुए भी ऐसा ही एक ऐसे लिख के देना है कि टू दी प्रिंसिपल, ऐसा कुछ नहीं होता। आपने जैसे मर्जी चाहे अकाउंट नंबर ऊपर लिख दिया, चेक के पीछे बंदे का नाम नीचे लिख दिया, जो मर्जी आप लिख के दे दें, इसके स्पेशल कोई वर्ड नहीं बने हुए हैं। हु मे इंडोर्स और नेगोशिएटिव, कौन कैसा पर्सन जो है इंडोर्स और नेगोशिएटिव हो सकता है। एवरी सोल मेकर, कोई भी पर्सन जो बैंक को बनाने वाला है, ड्रॉयर हो गया या पेई हो गया, ये सारे पर्सन जो इंडोर्सी हो सकता है। कई बार इंडोर्सी जिसके फेवर में चेक बनाया गया ये भी इंडोर्सी बन सकता है। ये खुद उसके पीछे चेक आपसे कंपनी से बात कर ले कि भाई मैं अपने खाते में चेक नहीं लगाऊंगा, आप एक बैंक से ट्रांसफर करवा लूँ। अगर कंपनी बोलती तो आप पीछे सब कुछ भर के बैंक के पास दे के अपना पैसा अपने खाते में ट्रांसफर भी करवा सकते हैं। हाँ, पैसे उसमें सेम डे में आपके खाते में। आप मेरे बैंक में, मैंने एग्जांपल आपको दी कि आपको चेक इशू कर दिया, आप मेरे बैंक में गए, मैंने आपको सब कुछ पीछे लिख के दिया था, आप जाएंगे मेरे बैंक वाले 5 मिनट में ट्रांसफर कर देंगे, आपके खाते में पैसे चले जाएंगे। जैसे उसमें ऑप्शन होती है कि IMPS होगी, नेफ्ट होगी या फिर RTGS होगी। IMPS होगी तो इमीडिएटली आपके खाते में पैसा, नेफ्ट होगी तो विद इन 1 आवर आपके खाते में पैसा, अगर RTGS होगी तो विद इन 1 मिनट आपके खाते में पैसा। लेकिन नेफ्ट में कुछ कंडीशन है कि 2 लाख से कम की वैल्यू की नेफ्ट होती है। अगर RTGS कराने तो 2 लाख से ज़्यादा की अमाउंट होनी चाहिए। आजकल छोटी अमाउंट है तो बैंक वाले वैसे IMPS नहीं करते हैं, अगर बैंक वाले कर भी तो बात करूँ, अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग करें तो IMPS हो जाती है, इमीडिएटली फंड पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम बोलते हैं इसको। उसके बाद आता है कि इफेक्ट ऑफ द इंडोर्सर। इफेक्ट ऑफ इंडोर्सर का मतलब क्या होता है, अगर आपने कोई फर्दर नेगोशिएशन नहीं रखना चाहते तो वो नेगोशिएशन खत्म हो जाती है। आप चाहते हैं कि मैंने चेक एग्जांपल, आप चेक के ऊपर जाएंगे ना, चेक की मैंने बात की थी, चेक के ऊपर आपने क्रॉसिंग ला के दे दिया, किसी को साइन करके दे दिया, तो उसमें नेगोशिएशन किया है। मैं एग्जांपल बताता हूँ। हमने एग्जांपल के तौर पे एक चेक बना दी, उसके मैंने प्रोफार्मा बनाया था, यहाँ पे तारीख बनाई थी हमने, यहाँ बंदे का नाम लिख दिया था, पे जिस बंदे को नाम पे, यहाँ पे अमाउंट थी, यहाँ पे आपका फिगर में अमाउंट आ जाती है, यहाँ पे आपके साइन हो जाते हैं, ऐसा ही कुछ था। यहाँ पे मैं तारीख डाल दूँ आज 1/5/2024। इसको क्या बोलते हैं कि फर्दर नेगोशिएशन अवेलेबल है। मैंने आपका नाम बना के दे दिया कि इसमें मैं हरिओम को एक चेक दे रहा हूँ। फर्दर नेगोशिएशन अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है कि ये चेक जो है किस तारीख को पास होगा, 1 मई को ही पास होना चाहिए। मैंने पेई होल्डर को बोल दिया, जो मेरे चेक का जो पेई है, वो जब मैंने चेक इशू कर दिया, ये बंदा 1 मई से पहले अगर बैंक में चेक दे भी आएगा, 1 मई से पहले ये चेक पास नहीं होगा। इफेक्ट ऑफ इंडोर्समेंट क्या पड़ता है, अगर आपने इंडोर्समेंट कर दी इस चेक के पीछे, ये चेक ऐसे ब्लैंक होता है, मैं पीछे लिख दूं कि हरिओम बैंक जो है SBI, इसका अकाउंट नंबर कुछ भी हो गया, IFSC कोड भी हम लिख दें कि SBI, जो भी हम अकाउंट IFSC कोड भर दूँ और मैं पीछे साइन कर दूं कि भाई मेरा चेक जो है हो। तो इफेक्ट इंडोर्समेंट का क्या होता है कि ये चेक 1 मई तक वेट नहीं करेगा, आज ही ट्रांसफर हो जाएगा। जब भी हम इंडोर्समेंट करते हैं तो तारीख फ्यूचर वाली नहीं डालते, थ्योरी में आज की ही डाल दूंगा, जैसे कि मेरे पास 21/4/2024 है, तो करंट डेट डाल के ही इंडोर्समेंट कर दी जाती है। ठीक है, सॉरी मार्च चल रहा है भाई, महीना आगे बढ़ गया था मैं भी। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें भी हो जाती हैं। पॉइंट क्लियर हो गया। इफेक्ट इंडोर्समेंट का क्या होता है। कैंसिलेशन ऑफ इंडोर्समेंट, अगर जिस बंदे ने इंडोर्समेंट बनाई है तो वो कैंसिल भी कर सकता है। सबसे पहले कैंसिलेशन कौन कर सकता है, होल्डर ऑफ द चेक। होल्डर कौन होता है, बैंक। अगर आपने गलत अकाउंट नंबर लिख के दे दिया, गलत IFSC कोड लिख के दिया, या फिर डिटेल पूरी ही नहीं, आप बोल दो कि SBI अकाउंट में पैसे डाल दो, जब मैं बैंक से ट्रांसफर करने बैठूंगा तो मुझे पता है कि SBI अकाउंट जो है 11 डिजिट का है, और जो IFSC कोड दिया जाता है वो भी 11 डिजिट का आता है सभी बैंक का।
अब मैंने इंडोर्समेंट की, उसमें IFSC कोड जो है 8-10 नंबर का डाल दिया, एक आधा नंबर जो है मिस कर गया, जब बंदे का अकाउंट नंबर ही मैंने गलत डाल दिया तो मेरी इंडोर्समेंट कैंसिल कर देगा बैंक कि आपके द्वारा जो सबको लिखा है वो गलत है, आप उसको दोबारा भेजिए। या कई बार इंडोर्समेंट मैंने आपको चेक इशू किया तो मैं खुद बोल दूं कि मैंने इंडोर्समेंट करनी नहीं है कि आप इसी तारीख को चेक लगाइए, तो भी आपकी इंडोर्समेंट खत्म हो जाती है, फिर आप खुद नहीं कर सकते क्योंकि वे हमारी कंडीशंस के ऊपर ही डिपेंड करता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ इंडोर्समेंट कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले ब्लैंक इंडोर्समेंट, मतलब कि आप चेक के पीछे ऐसा कुछ भी नहीं लिखते, सीधा चेक का फेस ये होगा, इसकी बैक साइड में बिल्कुल ब्लैंक होगा, कुछ भी इंडोर्समेंट करके नहीं दे रहे, आपने यहीं पे लिख दिया कि हरिओम, बस हरिओम के खाते में जाएगा। हरिओम आपने जिस मर्जी बैंक में लगाए, हरिओम के मान लो 10 बैंकों में खाता है, जिस मर्जी बैंक में लगा ले लो। अगर मैंने इंडोर्समेंट कर दी कि SBI, तो सिर्फ SBI के खाते में लगेगा और किसी खाते में नहीं लगने वाला। सर जब बाई चांस अकाउंट नंबर का पास हो नहीं होता भाई, बैंक में रूल्स होते हैं, उनकी पेमेंट वापस वापस हो जाती है। उसके बाद आता है फुल इंडोर्समेंट, ये पॉइंट क्लियर हो गया, मैंने लिख दिया कि हरिओम SBI अकाउंट में, SBI का बैंक अकाउंट ये है, SBI का IFSC कोड ये है, ब्रांच सामने वाला लुधियाना जहाँ की भी वो लिख दिया मैंने, तो फुल इंडोर्समेंट होता है। एक होती है पार्शियल इंडोर्समेंट बोलते हैं कि हरिओम का खाता हो गया, उसमें आधी चीजें लिखूं ही ना, सर थोड़ा स्लो हो जाएगा। कितना थोड़ा धीरे चलिए। उसके बाद आते हैं पार्शियल इंडोर्समेंट होगा कि आपने प्रॉपर क्लियर नहीं किया बंदे को, आपने नाम लिख दिया हरिओम, बैंक लिख दिया SBI, बैंक का अकाउंट नंबर लिख दिया, IFSC कोड लिखा ही नहीं। उसमें होल्डर जो पर्सन होगा, मींस जो बैंक होगा, वो देखेगा कि हरिओम का अकाउंट नंबर भी लिख दिया, IFSC कोड कंपनी से भी पूछ सकता है या फिर हरिओम से भी कॉल करके पूछ लेगा, तो उस टाइम पे जो IFSC कोड मिल जाएगा तो बंदे ट्रांसफर कर देंगे, अगर IFSC कोड नहीं मिलेगा तो ट्रांसफर नहीं होगा। पार्शियल के बाद आती है रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट का मतलब होता है कि हम उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं इंडोर्समेंट कि ये चेक जो है हरिओम के खाते में होना चाहिए, हरिओम सन ऑफ जो भी उनके फादर नेम है वो लिख देंगे, तो उसी के खाते में जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हरिओम कोई भी निकल के आ जाए, वो निकाल ले, ऐसे जैसे एग्जांपल है हरिओम लिख दिया, कुछ नहीं इंडोर्समेंट करके दिया हमने, पीछे चेक मतलब कोई बैंक अकाउंट बने कुछ लिख के दिया, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ हरिओम सन ऑफ ये, तो वो उन्हीं के खाते में जाएगा। ऐसे तो इंडिया में बहुत सारे हरिओम है, कोई भी लगा सकता है, मान लो हरिओम बोले मेरा खाता नहीं है, मैं हरिओम किसी को भी पकड़ के ले आऊँ, मैं अपने खाते में लगा ले, पास हो जाएगा। लेकिन अगर आपने प्रॉपर कर दी, रिस्ट्रिक्शन लगा दी है और साथ में ये भी लिख दिया कि बैंक ऑफ इंडिया, सिर्फ बैंक ऑफ इंडिया में अगर हरिओम सन ऑफ ये है तो बैंक ऑफ इंडिया में लगने वाला है, किसी और जगह पे नहीं लगने वाला। एक होती है कंडीशनल इंडोर्समेंट वैसे तो कंडीशन कोई होती नहीं है भाई, हम बोलेंगे कि हरिओम बीमार होगा तब इसको पैसे देना, ऐसा वैसे कुछ होता नहीं है। कंडीशन बेस पे तो कुछ ना कुछ हम कंडीशन डाल के देंगे कि आप चाहते हैं कि ये पैसे अब इस तरह से ही ट्रांसफर हो, अगर हरिओम आपके पास डायरेक्ट आए, जब कुछ भी कंडीशन लिखते हैं, हरिओम को कोई प्रॉब्लम आ गई तब पैसे मिलने चाहिए, तब हम मान सकते हैं। लेकिन इंडोर्समेंट कंडीशन बेस पे नहीं हो सकती। अगर आपने किसी को प्रॉमिसरी नोट इशू किया है तो कंडीशन डाल सकते हैं, चेक में नहीं होती। प्रॉमिसरी नोट में क्या होता है कि आने वाले 3 महीने में हम आपको इतने पैसे दे देंगे, लेकिन उसमें कंडीशन लिख दें बाय द वे इन 3 महीने के बीच में आपको इमरजेंसी बेस पे कोई पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आपको पैसे पहले भी मिल जाएंगे, तो वो कंडीशन इंडोर्समेंट हो सकती है। वो प्रॉमिसरी नोट में होती है जब कंपनी किसी कस्टमर के फेवर में इशू करती है या फिर अपने इन्वेस्टर के फेवर में इशू करेगी, लेकिन चेक में कोई भी कंडीशनल इंडोर्समेंट नहीं होती। चेक में अगर आप कंडीशन डालोगे तो चेक जो है आपके कैंसिल हो जाते हैं। उसके बाद आपके पास आते हैं मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग द चेक की बात करते हैं। चेक के ऊपर क्रॉसिंग जो की जाती है और उसका मीनिंग क्या है और वो क्रॉसिंग करते क्यों है। हम चेक की बात कर रहे थे कि हमने कोई किसी बंदे को चेक बनाया, इस तरीके से चेक बनता है आपके पास। जब भी किसी कंपनी जहाँ पे बैंक का IFSC कोड कुछ होगा, यहाँ पे कुछ बैंक की तरफ से ही अपनी इंडोर्समेंट होती है, मीन्स उनका चेक नंबर, बैंक का माइकर कोड सब कुछ होता है। तो मैं मान लो मैंने चेक इशू कर दिया, यहाँ पे लिख दूँगी 10,000 रुपये, तारीख मैंने डाल दूँगी, चलो आज की ही तारीख डाल देता हूँ 21 मार्च 2024। यहाँ पे मैं लिखूँगा 10,000 ऑनली, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपने साइन भी कर दिया, तो मैंने साइन भी कर दिया, चेक बना दिया। अभी इसमें बात आती है कि जो इन्होंने बोला कि क्रॉसिंग ऑफ द चेक,
क्रॉसिंग एक चेक का यूनिक फीचर होता है। अगर आप चेक के ऊपर क्रॉसिंग कर रहे हो तो उसमें बैंक को, जो आपका पेई बैंक होता है, उसके ऊपर आप जिम्मेवारियां डाल देते हो। मतलब उसकी एक आप जिम्मेवारी सेटअप कर देते हो कि बंदा अगर क्रॉसिंग लगी हुई है तो आप चेक जो है हमेशा उस बंदे के फेवर में, कभी भी उसको कैश पैसे नहीं दोगे। बाय द वे मैं किसी को ऐसे ही चेक इशू कर दूँ और इस चेक में ये ऑर्डर को ऐसे मैं लाइन लगाता हूँ, हरिओम के आगे बियर लिख दूँ। हरिओम क्या कर सकते हैं, मेरा चेक मान लो एग्जांपल बैंक ऑफ इंडिया का, तो हरिओम बैंक ऑफ इंडिया में जाएगा, अपना आधार कार्ड ले जाएगा, चेक बैंक में जाएगा और जो कैशियर बैठे होते हैं उनके पास प्रेजेंट करेगा। तो कैशियर क्या देखेगा, चेक देखेगा कि आपने कोई क्रॉसिंग नहीं की और यहाँ पे ऑर्डर भी काट दिया आपने। बियरर मत, बियरर का मतलब जो बंदा आएगा उसको पैसे दे देना। नाम लिखा हो तो हरिओम से आधार कार्ड लेंगे, 10,000 रुपये इसको देके फ्री कर देंगे। अगर बाय द वे मैं ना तो ऑर्डर काटूँ और ना ही बियरर काटूँ, मैं लगाता हूँ डबल क्रॉस। अगर डबल लाइन हो जाता है चेक को क्रॉस करना है, इसका मतलब होता है कि ये चेक जो है अकाउंट पे ही चेक बन गया है। हरिओम मेरे बैंक में नहीं आ सकता, ये रिस्ट्रिक्शन लग गई है। अगर आपने चेक लगा दिया है हरिओम मेरे बैंक में जाएगा तो बैंक वाले अगर ये 2 लाइन देखेंगे तो बोलेंगे भाई आप अपने बैंक में ही चेक लगा दो। इसका फायदा ये होता है कि रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। जब हम ऐसे बोल सकते हैं कि यूनिक, आप इंडोर्समेंट भी बोल सकते हो, एक चेक का यूनिक फीचर है कि अगर आप लाइन लगा के दे रहे हो तो बंदा अपने अकाउंट में लगाएगा। हरिओम अपने किसी भी बैंक में जाए, SBI है, कैनरा है, OBC है, PNB, जिसमें भी उसका खाता है, वहाँ जाके उसके पीछे अपना अकाउंट नंबर लिखेगा और अपने बैंक के बॉक्स में डाल देगा। वो बैंक वालों की जिम्मेवारी होगी, वो बैंक से अपने आप ही अपने इंटरनल प्रोसेस में पास करा के इसके खाते में पैसे पहुँचाएंगे। डबल क्रॉसिंग का पता लग गया, जो चेक में लाइनिंग लगेगी वो किस, ये क्रॉसिंग अलग अलग टाइप की हो सकती हैं। सर जो ऑर्डर था बियर कटे जाएगा, बियर कटा जाए, हाँ जी, तो ऑर्डर तो अगर हम लाइन भी नहीं लगाई है, अगर ऑर्डर लिखा हुआ है तो भी आपके खाते में जाएगा चेक। ठीक है, बियरर भी आपको कैश में मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिलता। दोनों चीजें नहीं काटी फिर भी आप बैंक में जाके लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो, आपकी कंपनी की प्रोविजंस होती हैं उसमें। ठीक है जी, मीनिंग क्लियर हो गया। जब भी हम चेक के ऊपर कहता भी बियर अक्रॉस इट्स फेस इन एडिशन टू व्हाट कंपनी, कई बार कहता हम लोग इसमें जरूरी नहीं कि लाइन लगा रहे हैं, कई बार हम ऐसा लिख भी दें, इसके बीच में मैं डबल लाइन लगा के यहाँ पे ऐसा लिख दूँ अकाउंट पे, जिस बंदे का नाम लिखा गया उसके अकाउंट में ही जाना चाहिए, ऐसा भी लिखा जाता है। इसको जर्नल बोलते हैं क्रॉसिंग, इसको बोलते हैं स्पेशल क्रॉसिंग। कई बार हम ऐसा भी लिख देते हैं, क्रॉसिंग अलग अलग स्टाइल से हो जाएगी। जर्नल तो आपने लिख दिया, इसमें लिख दो अकाउंट पे एंड SBI, क्लियर कर दिया। अकाउंट पे ही चेक है और ये SBI के लिए ही इशू है, अभी SBI के खाते में ही लगेगा, इसको स्पेशल क्रॉसिंग बोलते हैं। अगर आपने अकाउंट पे ही लिख दिया किसी भी खाते में जाएगा, जनरल क्रॉसिंग है किसी भी खाते में लगा सकते हो। अगर आपने स्पेशल लिख दिया कि SBI तो SBI में जाएगा, साथ में लिख दें SBI और BOI तो भी स्पेशल क्रॉसिंग है, बैंक ऑफ इंडिया में जाएगा, इसके अलावा और कहीं नहीं जा सकता। किसी और खाते में लगाओगे तो चेक पास नहीं होगा। पॉइंट क्लियर हो गया जनरल क्रॉसिंग और स्पेशल क्रॉसिंग में। जनरल और स्पेशल वाले पे मतलब एक ही होता है। जनरल में कुछ नहीं होता, जनरल में हम ऐसे डबल लाइन लगा देंगे, ये चेक है मैंने डबल लाइन लगा दी। अगर स्पेशल करूंगा तो मैं इसमें लिख दूंगा अकाउंट पे एंड SBI। खाते में जाना चाहिए, हरिओम के किसके खाते में जाना चाहिए, SBI वाले बैंक में जाना चाहिए, इसके अलावा किसी बैंक में नहीं जाना चाहिए। ठीक है जी, इसको स्पेशल क्रॉसिंग बोलते हैं। डबल क्रॉसिंग बहुत सिंपल होती है, इसको जनरल क्रॉसिंग बोलते हैं। आपने क्रॉसिंग कर दी, अकाउंट पे ही लिख दिया तो अकाउंट पे जनरल क्रॉसिंग चलने वाली है। आप नहीं चाहते, आप बस ये चाहते हैं कि ये मेरे खाते में डायरेक्ट चेक ना लगे, अपने खाते में बंदा लगाए, किस मर्जी खाते में लगा ले, ये आपके पास डबल क्रॉसिंग में आ जाएगा। हु कैन क्रॉस द चेक, चेक को क्रॉस कौन कर सकता है? सबसे पहला हक तो मेकर का ही होता है, जो बंदा चेक बनाता है। मान लो मैं चेक बना रहा हूँ, मैं क्रॉस करूँगा। मैंने अगर क्रॉस नहीं किया, आप चाहते हैं कि आपको बैंकों की लाइन में नहीं खड़ा होना, आपने बैंक में पैसे नहीं लेने, तो आप जो ड्रॉई पर्सन है वो भी डबल क्रॉस कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मैंने चेक इशू कर दिया, मैंने डबल लाइन लेने, आप कहते हैं मैं अपने खाते में लगाना चाहता हूँ, आप खुद ही डबल लाइन लगाएं, बैंक में दे आए, आपके खाते में चेक लग जाएगा, कोई दिक्कत। फर्स्ट ऑप्शन मेकर ही डबल क्रॉस करता है। अगर बाई द वे कंडीशन आपको लगती है कि आप चाहते हैं कि आप बैंक में से कैश नहीं लेना चाहते, आप चाहते हैं कि आपके खाते में पैसे आए, तो आप खुद डबल लाइन लगा के पे अकाउंट लिख के या फिर डबल लाइन लगा के खाते बैंक में दे आए तो हो जाएगा। कभी भी मैं एग्जांपल देता हूँ, आप कभी ट्राई भी करके देख लेना। आपका खुद का ही मान लो चेक हो,
बैंक में आपका अकाउंट तो होंगे ही, मे भी चेकबुक भी मिली होगी, नहीं मिली होगी तो चेक अभी इशू करवा लेना। बैंक से पैसे लेने जाना, चेक में ब्लैंक तो भर के ले जाना पड़ेगा, उसमें सेल्फ लिख के ले जाना, और चेक से पैसे निकालोगे तो एकदम से निकाल देंगे। आप एक काम करना, जैसे यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया, आप लिख देना भी सेल्फ, और साथ में ये डबल लाइन लगा लेना। बैंक आपको बोलेगा कि ये चेक सेल्फ में पास नहीं होगा, आप नया चेक लेके आइए, क्योंकि अगर सेल्फ लिख रहे हो तो ये डबल क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए। डबल क्रॉसिंग ऑलवेज जब किसी के फेवर में चेक इशू करते हैं तब लगती है, आप अपने फेवर के लिए नहीं कर सकते। आपने पैसे निकलवाने डबल क्रॉसिंग कर देंगे तब वो नहीं लगती, ठीक है जी। फिर आता है बाउंसिंग ऑफ चेक। बाउंसिंग ऑफ चेक का मतलब क्या होता है, जब हमने किसी को चेक इशू कर दिया, फर्दर कुछ भी रीजन पे आपका चेक पास नहीं होता, मैंने मान लो हरिओम को 10,000 रुपये का चेक दिया और चेक हरिओम ने अपने बैंक में लगाया, वो चेक पास नहीं हुआ, कुछ भी रीजन हो सकती है, वो रीजन उन्होंने आगे बताए हैं, अभी फर्दर कुछ रीजन होंगे। सबसे पहले रीजन उन्होंने बोला कि इनसफिशिएंट अकाउंट बैलेंस, मान लो मेरे खाते में पैसे ही नहीं थे, मैंने 10,000 का चेक दे दिया, मेरे खाते में है ही 8,000 रुपये, तो चेक पास नहीं होगा, क्योंकि बैंक अपनी जेब से आपको पैसे नहीं इशू कर सकता। उसके बाद इन एक्सपायर्ड वैलिडिटी ऑफ चेक, जो चेक इशू किया गया 1/3/2024 का था, अब हरिओम कब जा रहा है, अभी 21/7/2024 एग्जाम्पल के तौर पर, इसकी वैलिडिटी कितनी है, 90 दिन की है, जून तक पास हो सकता था ये, लेकिन अब आप जुलाई में जा रहे हो तो चेक क्या हो जाएगा, एक्सपायर्ड। इस तरह के चेक को स्टेल चेक बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है ओवर राइटिंग। चेक में कहीं पर भी आप ओवर राइटिंग नहीं कर सकते। मैं हरिओम, जैसे हरिओम में लिख रहा था, कुछ भी मैं हरिओम लिख रहा था, मैं हरिओम ऐसे कर दूं, ये कुछ नहीं चलेगा। आपने 10,000 बनाया था, ये 10,000 भी प्रॉपर लिखा जाना चाहिए, आप ऐसे नहीं लिख सकते 10,000, तो बंदा कल को और जीरो भी बढ़ा देगा, पता लगा उसने 2 के 4-5 जीरो बना दी, तो भी कहता है गड़बड़ हो गया, ये नहीं मैच कर सकता। अकाउंट में पैसे भी तो होने चाहिए। मैं वही बोल रहा हूँ ना भी, आप एक तो पहले पॉइंट उन्होंने क्लियर कर दिया कि आपके इनसफिशिएंट बैलेंस होगा तो पैसा नहीं होगा, बाउंस हो जाएगा चेक। उसके बाद आप उसमें ओवर राइटिंग कर रहे हो तो भी, जैसे कि एग्जाम्पल कई बार होता है ना, लिखते समय बहुत जल्दी होता है, मैं 100 लिख रहा हूँ, ओह 100 लिखते समय कुछ गलत कर दिया, अपनी तरफ से जैसे घुमा के ऐसे बना देते हैं, भी चल भी बन गया। बैंक वाले बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है भाई, तुम पता नहीं कौन सी भाषा ले, ये चलने वाला नहीं है, बिल्कुल सही होना चाहिए। और जो पेन आप यूज़ कर रहे हो, अगर कहीं पर आपने अलग से यूज़ भी किया तो वो यूज़ नहीं कर सकते, सेम इंक मैच होने वाली होनी चाहिए, तब चलना चाहिए। राइटिंग भी मैच होनी चाहिए। हाँ, मैं लिख रहा था कुछ और, हरिओम के बाद मैंने कुछ और अमाउंट भी लिखनी थी, लिखने वाला बंदा और क्या बना लो, इन्फॉर्मेशन सही हो और मतलब सिग्नेचर चाहिए, तब भी नहीं चलेगा ना। हाँ आगे आएगा उसका पॉइंट भी बता रहे हैं वो। डैमेज चेक, आपने चेक किसी को इशू किया है, जब आप चेक इशू कर रहे हो, चेक कहीं से भी फटा नहीं होना चाहिए। आप किसी को चेक इशू कर दो, मैं एग्जांपल बोलूँ कि आपका चेक जो ऐसा है, आप ऐसा चेक बना के दे दो, कई बार चेक बुक से फाड़ते हैं ना, बहुत जल्दी से होती है, बस स्पीड में आधा उधर ही रह गए। आपने किसी को इशू कर दिया तो भाई वो आपके घर में ही रहेगा, बैंक वाले उसको पास नहीं करने वाले। अकाउंट नंबर पाया, तो अकाउंट नंबर वैलिड होया, हाँ वही आपकी गलती रिटर्न नहीं होगा। वो अगर नाम मैच ना हुआ तो वापस हो जाएगा, चेक पास नहीं होगा। अगर नाम मैच हो गया, अकाउंट नंबर भी मैच हो गया, फिर पास हो जाता है। रिटर्न नहीं होंगे पैसे, वो आप फिर बैंक में कंडीशन जाके बोलना पड़ता है, बैंक वाले फिर उस अकाउंट में होल्ड लगाते हैं, जिस खाते में पैसा गया होता है, फिर वो बैंक जिस दूसरे बैंक की जिम्मेवारी होती है, 7 दिन का प्रोसेस होता है कम से कम। वो बैंक वाले दूसरे बंदे को बुलाएंगे, तेरे खाते में पैसे आएंगे, किस चीज़ के आएंगे, वो बंदे को बताना पड़ता है, बोला मेरे को तो पता नहीं, फिर उससे साइन करवा के पैसे वापस करवाए जाते हैं, मिल जाते हैं, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। उसके बाद आता है सिग्नेचर मिसमैच। मैंने अपने साइन कर दिए थे, मैंने वैसे ही कुछ और ही बना दूँ, साइन मेरे बैंक में बहुत सिंपल चल रहा है, मैं एग्जांपल में जितेंद्र, मैं ऐसे ही बना दूँ, ये कोई साइन नहीं चलने वाला भाई, जो रेगुलर साइन है बैंक में वही चलेंगे तो चेक पास होगा। उसके बाद मिसमैच ऑफ अमाउंट एंड फिगर, यहाँ आप लिख रहे हो 1,00,000 रुपये, यहाँ लिख दिया 10,000 ओनली, तो नहीं पास होगा। जो आपने वर्ड्स में अमाउंट लिखी है और नंबर में अमाउंट लिखी है, दोनों मैच होनी चाहिए, कहीं पर भी कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बंदा बोल देता है कि मैंने यहाँ 10,000 लिख दिया भाई, नीचे वर्ड में खुद भर ली हो, वो घर जाके 1,00,000 कर ले, यहाँ लिख दे 1 लाख, तो 1,00,000 का पास हो जाएगा। प्रॉपर चेक भर के देना चाहिए। अगर दोनों में मिसमैच, यहाँ 1 लाख, यहाँ गलती से 1 जीरो ज़्यादा डल गई, 10 लाख, तो भी पास नहीं होगा। बैंक की मतलब नेगेटिविटी हो जाए कि बैंक ना चेक करे तो वो पास कर भी सकते हैं, लेकिन बाद में आप बैंक के ऊपर केस कर सकते हो, भाई वहाँ 10 लाख था, तुमने 1 लाख क्यों पास किया, तो बैंक के ऊपर भी केस हो सकता है कि आप लोग अपना काम ढंग से नहीं करते हैं। लेकिन सर उस पर्सन पे होगी, बैंक में होगी। पहले बैंक वाला करेगा कि मेरे खाते में से 10 लाख का चेक भरा हुआ है, जीरो आप मैच नहीं किए, कुछ भी देखा नहीं, आपने चेक पास कैसे कर दिया। मीन्स अगर आप ऐसा करना चाहें, कई बार बैंक में अच्छे रिलेशनशिप होते हैं, वैसे तो प्रॉपर चेक करते हैं,
क्लैरिकल मिस्टेक है, कई बार पास हो भी है तो वो बैंक को बोल सकते हो, तो बैंक आपसे सॉरी फील जरूर करेगा उसके लिए। फिर होता है कि डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस, जिसके फेवर में चेक इशू किया गया वो बंदा ही नहीं पैसे लेना चाहता तो भी डिसऑनर हो जाएगा। आप चाहते हैं कि आपके फेवर में चेक इशू किया गया, आपके अकाउंट में चेक पैसे डालने की बात की गई है, अभी आप कहते हैं कि मेरे खाते में पैसे नहीं आना, आपने अपने बैंक में क्लियर कर दिया कि मेरे खाते में कोई पैसा नहीं आना चाहिए, डिसऑनर कर दिया आपने, तो भी आपका चेक डिसऑनर हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस, अगर आप चेक को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपकी जो पैसे थे वो चेक का वेट सिर्फ मैच्योरिटी टाइम पीरियड तक किया जाएगा। आज चेक इशू कर रहे हैं, अगले 3 महीने तक चेक की वेट की जाएगी, अगर आपने पैसे लेना तो ले लो, उसके बाद तो चेक को खत्म कर दिया जाता है। लेबिलिटी ऑफ मेकर ड्रॉयर ऑफ फॉरेन बिल, अगर कोई फॉरेन बिल है, बाहर का बिल है, तो उसमें लेबिलिटी किसकी होती है? जिस बंदे ने चेक बनाया तो उसकी लेबिलिटी होती है कि प्रॉपर डिटेल दे ताकि उसकी पेमेंट बाहर पहुंचाई जा सके। नोटिस ऑफ डिसऑनर, जब भी कोई चेक डिसऑनर होगा उसका नोटिस बैंक वाले जरूर देते हैं। जब कोई चेक आप अपने खाते में लगाएंगे, बाय द वे रिजेक्ट हो गया, अगले या उससे 1-2 दिन बाद आपके बैंक वाले आपको फ़ोन कर देंगे कि आपका चेक पास नहीं हुआ है, आप आके हमारे से चेक ले जाइए। उसके साथ एक स्लिप जरूर लगाते हैं, स्लिप में लिखा होता है कि इनसफिशिएंट फंड है, सिग्नेचर मिसमैच है, इमेज नॉट क्लियर है। अगर इमेज नॉट क्लियर हो तो बैंक की गलती होती है, बैंक वाले चेक को दोबारा लगा देते हैं, पास हो जाता है। सिग्नेचर मिसमैच, अमाउंट डिफरेंस, डेट डिफरेंस, आपने टाइम पीरियड से पहले ही चेक लगा दिया तो भी चेक बाउंस हो जाते हैं और आपको वो नोटिस बैंक वाले जरूर देते हैं, एक स्लिप देते हैं स्टैंप लगा के। ऑब्जेक्ट ऑफ नोटिस ऑफ डिसऑनर, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बैंक आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता है कि आपका चेक जो है डिसऑनर हो चुका है, उसके पीछे और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता। नोटिस बाय होम, ये किसके द्वारा नोटिस किया जाता है? बैंक आपको नोटिस करता है कि आपको बताएगा फोन करके, और पार्टी को भी बता देगा कि आपने चेक इशू किया था वो डिसऑनर हो चुका है। मोड्स ऑफ गिवन नोटिस, ये नोटिस कैसे दिए जाएंगे? ओरल भी दिए जा सकते हैं, बैंक आपको कॉल करके बोल सकता है। इन एनी फॉर्म, बैंक आपको एक लेटर बना के दे देगा, छोटी सी लेटर ही होती है, छोटी सी एग्जाम्पल बोल सकते हैं, इतना सा पेज ही लगाते हैं और साथ में उसके ऊपर लिखा जाता है भी क्यों चेक रिजेक्ट हुआ है। और उसके अलावा एट द प्लेस ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस प्लेस के ऊपर भी आपको बोला जा सकता है। कई बार बैंक वाले खुद ही, जैसे प्राइवेट सेक्टर वाले अच्छी सर्विस देते हैं, तो आपके बिजनेस में आ जाएंगे, भाई ये आपके चेक पास हो गए हैं, आप देखो इसके बारे में क्या करना चाहते हो, ठीक है जी। इसके बारे में उन्होंने लिखा भी, नो पार्टी रिसीविंग मस्ट ट्रांसमिट नोटिस ऑफ डिसऑनर, पार्टी रिसीविंग, पार्टी में रिसीव क्या होगी, जिसका चेक था वो पार्टी रिसीव करती है। एजेंट ऑफ प्रेजेंटमेंट, एजेंट क्या होगा आपके लिए जो बैंक काम कर रहा है। उसके बाद व्हेन पार्टी टू होम नोटिस गिवन इज डेड, बैंक क्या करता है? व्हेन पार्टी टू होम नोटिस गिवन इज डेड, जिसको नोटिस देना था कि चेक पास हो गया, बंदे की डेथ होगी, तो बैंक क्या करेगा? बैंक क्या करेगा? जिसके फेवर में चेक इशू हुआ था उनकी फैमिली में इन्फॉर्मेशन दे देगा कि उनके नाम पे चेक आया था, वो इस तरीके से बाउंस हो गया है। आप उसके रिप्रेजेंटेटिव में, अगर आपने बैंक में नॉमिनेशन डाला हुआ है तो नॉमिनेशन वाले पर्सन को बोल सकता है बैंक, अदरवाइज बैंक नहीं बोलते हैं। फिर आता है नोटिस ऑफ डिसऑनर अननेसेसरी, कुछ ऐसी कंडीशन भी होती हैं जहाँ पे अगर चेक डिसऑनर हुआ तो नोटिस जरूरी नहीं होता देना। जब आपका कहता भी आपने बैंक में से खुद ही क्लियर किया हुआ है कि डिसऑनर कि मुझे कोई डिसऑनर का नोटिफिकेशन नहीं आना चाहिए। कई बार हम बैंक में बोल देते हैं कि मुझे बैंक की तरफ से मैसेज नहीं आने चाहिए, तो नोटिस नहीं आता। कई बार आजकल बैंक वाले मैसेज भी भेज देते हैं कि आपने चेक प्रेजेंट किया था वो डिसऑनर हो गया, बैंक वाले उस चीज़ के पैसे लेते हैं 3 महीने के 17 रुपये कुछ पैसे। अगर आपने बैंक से चेक का मैसेज कभी बंद करवाया हुआ है तो आपको नोटिस नहीं आ सकता। उसके बाद अगर आपको लगता है कि फाउंड होता है कि आपके फेवर में चेक ही नहीं है, आप बैंक को बोल दें कि मेरे तो चेक के साथ फेवर में है ही नहीं, मैंने किसी को चेक इशू किया ही नहीं है, तो भी नोटिस नहीं आता है। इसके अलावा अगर एक्सेप्टर ही जिसने चेक मिला था उसको पता ही है कि चेक पास होना ही नहीं है, फिर भी बैंक आपको नहीं बोलेगा। आपने बोल दिया कि बैंक को पहले ही बोल के लगाएं कि अभी चेक लगा दीजिए, मुझे नहीं लगता कि मेरे खाता होने पास होगा, फिर भी आपको वो नोटिस नहीं देते हैं हम लोग। उसके बाद ये पॉइंट तो बहुत इन्होंने लिखे हैं, इसको इतना पढ़ने। उसके बाद आते हैं रेमेडीज अगेंस्ट चेक बाउंस। अगर आपका चेक बाउंस हो जाए तो उसके पीछे रेमेडीज क्या है, मीन्स आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। सबसे पहले रीसबमिशन ऑफ चेक, अगर चेक का टाइम पीरियड अभी खत्म नहीं हुआ, 3 महीने खत्म नहीं हुआ, तो आप दोबारा से भी चेक लगा सकते हैं, एक आपको ये बेनिफिट मिलता है। दूसरा, चेक बाउंस नोटिस अंडर सेक्शन, अगर आपका चेक बाउंस हो गया तो आप उसके लिए नोटिस निकाल सकते हैं, मतलब केस कर सकते हैं। प्रोसीजर फॉर इशुएंस ऑफ चेक बाउंस नोटिस, 15 दिन का प्रोसीजर होता है कि आपके 15 दिन के अंदर अंदर एक नोटिस निकालना होगा कि आपका चेक बाउंस हुआ है। आप क्रिमिनल केस जो है विदिन 30 डेज के अंदर आप केस भी लगा सकते हैं बंदे के ऊपर। जुडिक्शन ऑफ मजिस्ट्रेट फीलिंग चेक बाउंस सूट, अगर कोई भी बंदा चेक के जिसने चेक इशू किया उसके खिलाफ केस लगाना चाहते हो तो प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले तो आप चेक को वापस लेंगे अपने पास, जो उसका स्लिप मिली है बैंक से वो भी लेंगे, जो प्रेजेंटेड अमाउंट थी आप चेक करेंगे मैच नहीं की हुई है, जिसके फेवर में आप केस लगाना चाहते हैं उसको बंदे को इन्फॉर्मेशन दे के आप केस भी लगा सकते हैं।
प्रोसेस ऑफ चेक बाउंस सूट, अगर केस करने जाओगे 15 दिन के अंदर केस लगाइए। पहले तो आप नोटिस दीजिए 15 दिन के अंदर अंदर। अगर कोई काम नहीं हो रहा, मीन्स आपको 15 दिन में आपका चेक का पैसा वापस नहीं मिल रहा, तो आप विदिन 30 डेज उस बंदे के ऊपर केस लगा सकते हैं। उसके लिए आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा, कोर्ट में जाके आप एक लॉयर लेंगे, लॉयर पकड़ के जो एप्लीकेशन बनती होगी लगा के केस लगा देंगे, और बैंक आपको आपके पैसे दिलवाएगा, प्लस जो आपका टाइम खराब हुआ, आपके जो इंटरेस्ट लगे और जो वकील के खर्चे हुए, वो सारे भी बैंक कोर्ट जो है आपको उसके पैसे दिलवा सकती है। ये प्रोसीजर है चेक। कोई पॉइंट ऐसा हो इस टॉपिक में पूछना तो देखिए। एक टॉपिक आपका बचता है IPR वाला, ये हम लोग कल करते हैं।